आइए आज हम स्टडी करेंगे ऊष्मागतिकी में पाठ्य पुस्तक के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। तो कह रहा है ऊष्मागतिकी अवस्था फलन एक राशि है। तो ऊष्मागतिकी एक अवस्था फलन है। तो अवस्था फलन का मतलब समझिए कि क्या होता है। तो अवस्था फलन को अंग्रेजी में स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि निकाय अगर अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाए या दो अवस्थाओं के बीच की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों स्थितियां किस प्रकार से प्राप्त हुई है इस बात पर निर्भर न करे, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करे, इस बात पर निर्भर न करे कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां किस प्रकार से प्राप्त हुई हैं। तो उनको या उन राशियों को अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा यू, ये सब स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन है। इसको स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए लिखा है कि जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता उनको अवस्था फलन राशियां कहते हैं या स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एक प्रक्रम के रुद्धोष्म परिस्थितियों में होने के लिए क्या जरूरी है। तो हमने समतापी और रुद्धोष्म दो प्रकार के प्रक्रम पढ़े थे। समतापी में क्या था कि तापमान समान रहता है, जैसा उसके नाम से पता है। अंग्रेजी में इसको आइसोथर्मल कहते हैं। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। इसी प्रकार से जो रुद्धोष्म है उसको अंग्रेजी में एडियाबैटिक कहते हैं। और रुद्धोष्म का मतलब होता है कि एक विलगित निकाय हो जैसे, तो उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान निकाय और परिवेश के बीच नहीं होता। तो जब ऊष्मा का आदान प्रदान निकाय और परिवेश के लिए नहीं होता तो Q का मान 0 होता है। तो जब Q का मान 0 होगा यानी ऊष्मा का आदान प्रदान निकाय और परिवेश के बीच ना हो तो उस प्रक्रम को हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म परिस्थितियों में क्या होगा, Q बराबर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है। तो संदर्भ अवस्था का मतलब क्या होता है, मानक अवस्था या स्टैंडर्ड स्टेट। तो सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है का मतलब है कि संदर्भ अवस्था में कितनी होती है। तो प्रकृति में जिस रूप में तत्व पाए जाते हैं, तत्व के रूप में ही पाए जाते हैं प्रकृति में, तो तत्व होते हैं। लेकिन जैसे H2 है हमारा, तो हाइड्रोजन का तत्व तो H हुआ लेकिन H2 के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। तो कहने का मतलब कुल मिला के है कि जो तत्वों की एंथैल्पी है तो वो संदर्भ अवस्था या मानक अवस्था में हम लोग 0 लेते हैं। तो 0 लेते हैं तत्वों की एंथैल्पी संदर्भ अवस्था या मानक अवस्था में। जैसे मानक अवस्था एक है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एवं प्रेशर। तो टेम्परेचर हम रूम का टेम्परेचर लेते हैं और प्रेशर एक 1 atm लेते हैं, एक वायुमंडलीय दाब। तो उसी प्रकार मानक अवस्था या संदर्भ अवस्था अगर एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में देखी जाए तो उस समय तत्वों की संदर्भ अवस्था में एंथैल्पी हम लोग 0 लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0। ये NCERT में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा मीथेन के दहन के लिए डेल्टा U0 का मान -x किलो जूल प्रति मोल है। इसके लिए डेल्टा H0 का मान क्या होगा। तो ये हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू -x प्लस डेल्टा NgRT है। ये फार्मूला होता है हमारा।
तो फार्मूला होता है, तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा एच इक्वल टू माइनस एक्स प्लस डेल्टा एन जी आर टी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये चीज़ घटेगी, माइनस में है तो घट जाएगी, तो डेल्टा एच कम आएगा डेल्टा यू की तुलना में। यहाँ देखिए इंग्लिश वाली बुक में सॉल्व किया गया है, तो डेल्टा एच जीरो इक्वल टू डेल्टा यू जीरो प्लस डेल्टा एन जी आर टी फार्मूला होता है, और डेल्टा यू जीरो हमको दिया है माइनस एक्स किलो जूल प्रति मोल। तो जब हम माइनस एक्स रखेंगे तो इसका मतलब कि ऋण चिन्ह है तो घटेगा, तो जितना डेल्टा यू की वैल्यू है उससे कम आएगी डेल्टा एच की वैल्यू। भाई कोई चीज़ निकालने में अगर हम घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कम वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू डेल्टा एच जीरो की कम होगी डेल्टा यू जीरो से, क्योंकि माइनस है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो डेल्टा एच कम आएगा, तो डेल्टा यू ज़्यादा होगा डेल्टा एच जीरो से, इसलिए तीसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है हमसे कि मीथेन ग्रेफाइट एवं डाई हाइड्रोजन के लिए 298 केल्विन पर दहन एंथैल्पी के मान क्रमशः -890.3 किलो जूल प्रति मोल, -393.5 किलो जूल प्रति मोल एवं -285.8 किलो जूल प्रति मोल है। तो CH4 की विरचन एंथैल्पी क्या होगी, ये हमको बताना है। तो कुल मिला करके ये देखिए, ये हाइड्रोजन होगा, इसको देखते हैं, डाई हाइड्रोजन सही है, डाई हाइड्रोजन के लिए है, तो ये डाई हाइड्रोजन है देखिए, तो इसको देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन, मीथेन ग्रेफाइट डाई हाइड्रोजन के लिए 298 केल्विन पर दहन एंथैल्पी के मान दिए गए हैं, हीट ऑफ कंबस्शन जिसको, कंबस्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जिसको कह सकते हैं, दहन एंथैल्पी -890.3 किलो जूल प्रति मोल, -393.5 किलो जूल प्रति मोल, -285.8 किलो जूल प्रति मोल दिए गए हैं। तो CH4 की विरचन एंथैल्पी यानी निर्माण की एंथैल्पी हमसे पूछ रहा है, या हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अंग्रेजी में अगर बोलें, तो एक एक करके लिख लेते हैं। तो देखिए मीथेन की दहन एंथैल्पी, तो जिसकी भी निकालना है, इसका मतलब ये है कि उसको ऑक्सीजन के साथ जलाना है और 1 मोल लेकर के जलाना, ये ध्यान दीजिए। तो मीथेन की दहन एंथैल्पी में CH4 को ऑक्सीजन के साथ हम लोग जला रहे हैं, तो CO2 और H2O बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो C1 है तो कोई बात नहीं, O2 है, इधर देखिए 4 हैं, इधर 4 हैं, 2 और 2 4 हैं, इधर 2 है, तो इधर हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर दिए, दो का गुणा कर दिए। अब देखिए ग्रेफाइट के लिए, तो ग्रेफाइट हमारा कार्बन होता है, तो ग्रेफाइट को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो CO2 बनेगा, C+O2। इसमें देखिए कार्बन इधर एक है, एक इधर है, ऑक्सीजन एक इधर है, एक इधर है, बैलेंस। इसकी डेल्टा एच कंबस्शन लिख दिए। इसके बाद डाई हाइड्रोजन है, तो डाई हाइड्रोजन गैस के रूप में प्रकृति में पाई जाती है, तो गैस लेंगे और ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो पानी बन जाता है H2O लिक्विड। इधर एक O है, इधर 2 O है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए रिएक्शन हम लोग देखते हैं।
तो हमें CH4 की विरचन एंथैल्पी ज्ञात करना है, यानी CH4 के निर्माण वाली ऊष्मा या एंथैल्पी या फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो इन्हीं रिएक्शन के आधार पर हमको CH4 बनाना है। तो देखिए C+2H2 जिस रूप में प्रकृति में पाया जाता है तो हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। तो C+2H2 से CH4 बन गई। अब इसके लिए हमको डेल्टा H निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए समीकरण 3, ये समीकरण 3 है हमारा। तो कह रहा है समीकरण 3 को 2 से गुणा करके 2 को जोड़ने तथा 1 को घटाने पर। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इधर 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, इधर 1 ही है। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। और इसमें ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 का गुणा करेंगे, इधर 2 का गुणा करेंगे। और जब इधर 2 का गुणा करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगी, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये जो डेल्टा H है उसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब रिएक्शन बैलेंस है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, हमको C+2H2 गिव्स CH4 के लिए डेल्टा H यानी इसके निर्माण की एंथैल्पी या डेल्टा H फॉर्मेशन हमको निकालना है। तो समीकरण 3 को 2 से गुणा करके, तो 2 से गुणा कर दिए, ठीक। अब देखिए 2H2 बाईं तरफ है, 2H2 बाईं तरफ है, तो जोड़ेंगे। समीकरण 2 में देखिए C बाईं तरफ है, C बाईं तरफ है, तो जोड़ेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में CH4 बाईं तरफ है, CH4 दाईं तरफ है, इसमें दाईं तरफ है, इसमें बाईं तरफ है, तो इसको पलटेंगे, समीकरण को उलट देंगे तो ये दाईं तरफ चला जाएगा। उलट देने का मतलब ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी कह सकते हैं कि घटाने पर, तो घटाने पर लिख दिए। अब जैसे बताया वैसे कर दीजिए। समीकरण 2 में 3 में 2 का गुणा करना है, और समीकरण 3 में 2 का गुणा करके 1 और 3 को जोड़ना है, और 2 और 3 को जोड़ना है और 1 को घटाना है। तो जब ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा C+2H2 + O2 गिव्स CH4 - O2 गिव्स CO2 - 2H2O - CO2 - 2H2O। तो ये C+2H2 से CH4 इतना ही बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। तो ये देखिए डेल्टा H आ जाएगा। समीकरण 2 को जोड़ना था तो वैसे ही है 393.5 किलो जूल प्रति मोल, प्लस समीकरण 3 में 2 का गुणा करके जोड़ना था तो 2 का गुणा करके -285.8 किलो जूल प्रति मोल हो गया। समीकरण 1 को घटाना था तो माइनस का साइन लगा दिए और ब्रैकेट में जो दिया है वो लिखे 890.3 किलो जूल प्रति मोल। तो इस प्रकार से सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया -74.8 किलो जूल प्रति मोल। तो सही विकल्प 1 हो जाएगा ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर हमको 6वां देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक अभिक्रिया A + B गिव्स C + D + Q के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया। यह अभिक्रिया संभव होगी कि नहीं। तो अभिक्रिया हमारी A + B है से बन रहा है C + D, और ऊष्मा निकल रही है +Q है। +Q के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया है। ऊष्मा निकल रही है कि दी जा रही है अभी पता चलेगा। तो देखिए कह रहा है अभिक्रिया के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया है, तो ये ध्यान देना है। तो देखिए लिख लिए अभिक्रिया। तो अभिक्रिया A + B गिव्स C + D
तो एंट्रापी परिवर्तन प्लस क्यू था यहाँ धनात्मक, इसका मतलब ये है कि डेल्टा एच हमारा माइनस क्यू है। अगर अभिक्रिया में प्लस क्यू लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा छेपी है, अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है। अगर प्लस क्यू लिखा हो तो अगर प्लस क्यू लिखा होगा तो डेल्टा एच के रूप में लिखेंगे तो माइनस क्यू होगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू का मतलब ऊष्मा निकल रही है, तो जब ऊष्मा निकलेगी तो निकाय की एंथैल्पी घटेगी, जब घटेगी तो उसके लिए ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, तो इसलिए डेल्टा एच हमारा माइनस क्यू है। तो अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है। अब देखिए ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा निकल रही है। अब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमको पता है। अब किसी भी अभिक्रिया के स्वतः होने के लिए जरूरी है कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आए। अब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक लाने के लिए या तो ये डेल्टा एच ऋणात्मक हो जाए, डेल्टा एच ऋणात्मक हो जाए, या फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाए कि आंसर ऋणात्मक आए। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच हमारा खुद ही ऋणात्मक दिया गया है, खुद ही ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक रहेगा, तो आंसर हर हाल में ऋणात्मक आएगा। डेल्टा एच ऋणात्मक रख देंगे, ये भी ऋणात्मक है, तो आंसर हर हाल में ऋणात्मक आएगा, टेम्परेचर कुछ भी हो, क्योंकि ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो टेम्परेचर कुछ भी हो आंसर हर हाल में ऋणात्मक आएगा। इसलिए किसी भी तापमान पर अभिक्रिया स्वतः होगी। तो देखिए लिखा है कि अभिक्रिया सभी तापों पर संभव है, तो सारे तापों पर स्वतः होगी, यानी किसी भी ताप पर संभव है। तो विकल्प चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा है एक प्रक्रम में निकाय द्वारा 701 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है एवं 394 जूल कार्य किया जाता है, तो इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो देखिए फार्मूला होता है डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कहीं कहीं पर डेल्टा यू लिखा रहता है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है और हमको दिया क्या गया है कि 701 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी निकाय में जुड़ जाती है। अवशोषित का मतलब सोख लेना, उत्सर्जित का मतलब बाहर निकाल लेना, तो निकाय सोख ले रहा है 701 जूल, यानी निकाय की ऊष्मा बढ़ रही है, तो धनात्मक लिखेंगे। तो Q बराबर 701 जूल धनात्मक है। अब देखिए कह रहा है इस अवशोषित होती है एवं 394 जूल कार्य किया जाता है, तो 394 जूल कार्य किया जाता है किसके द्वारा? निकाय के द्वारा। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो निकाय के द्वारा चूंकि कार्य किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यह कार्य W हमारा ऋणात्मक होगा। जब निकाय पर कार्य किया जाता है और निकाय में ऊष्मा जुड़ती है तो धनात्मक होता है। जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है या निकाय की ऊष्मा में कमी होती है तो ऋणात्मक लिखा जाता है। तो निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो W हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ ऋण रख देंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं तो 701 माइनस 394 जूल, तो आ जाएगा 307 जूल। अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो गया? 307 जूल। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है एक बम कैलोरीमीटर में NH2CN ठोस, सॉलिड का मतलब ठोस, की अभिक्रिया डाई ऑक्सीजन यानी O2 के साथ कराई गई एवं डेल्टा यू का मान -742.7 किलो जूल प्रति मोल पाया गया, तो 298 केल्विन पर यह सब हुआ। इस अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन पर एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी डेल्टा एच हमको निकालना है। तो ये अभिक्रिया दे दिया है, इसके लिए डेल्टा एच निकालना है। तो यह अभिक्रिया हमने वैसे ही लिख ली, NH2CN गैस प्लस 3/2 O2 गैस गिव्स NH2N2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। जैसे बना है वैसे लिख लिए। अब जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो डेल्टा यू का मान दिया है -742.7 किलो जूल, ये डेल्टा यू की वैल्यू दे दी है हमको क्वेश्चन में।
तो इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन निकालना है, यानी डेल्टा एच निकालना। तो फार्मूला हमको पता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जी गैस के लिए है, आर लिख लिया है। तो गैस के लिए जब डेल्टा एन जी आर टी लिखते हैं तो उत्पाद के यानी प्रोडक्ट के गैस जो होंगे, गैस के मोलों की संख्या माइनस अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट के गैस के मोलों की संख्या से घटाते हैं। तो पहले उत्पाद का फिर अभिकर्मक का, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद के N2 है, N2 कितना है 1 2, 2 गैस के मोल है। इधर कितना है 1 ये है और 3/2 1 ये है। तो 1 प्लस 3/2 तो 5/2 हो जाएगा। तो 2 में 5/2 घटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा। तो ये N2 - N1 आ गया माइनस का आधा मोल, 0.5। तो डेल्टा एच इक्वल टू, अभी इस फार्मूले में सब कुछ रख देंगे। तो डेल्टा यू हमको दिया है -742.7 किलो जूल -1/2, और ये आर की वैल्यू है 0.0083 इंटू टी की वैल्यू है 298 केल्विन। तो ये रख दिया। ये किलो जूल में हमारा मान आएगा क्योंकि डेल्टा यू किलो जूल में दिया। इसको सॉल्व किया पूरे को तो आ गया -743.937 किलो जूल। तो ये आंसर हो जाएगा -743.937 किलो जूल। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि 60 ग्राम एल्यूमिनियम का ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए कितने किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। एल की मोलर ऊष्मा धारिता 24 जूल पर मोल पर केल्विन दी गई है। तो जो जैसा दिया गया है उसको निकाल लेते हैं। तो 35 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किया जा रहा है 60 ग्राम एल्युमिनियम का। तो कह रहा है कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो एल्युमिनियम का द्रव्यमान दे दिया है 60 ग्राम। ताप में वृद्धि कितनी है, तो ज़्यादा में कम घटा दें तो ताप में वृद्धि आ जाएगी। तो ये 55 में 35 घटाया तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब मोल की संख्या कितनी होगी, तो मोल की संख्या देखिए यहाँ ऊष्मा धारिता प्रति मोल में दी है इसलिए मोल निकाले जाएंगे। तो मोल की संख्या हो गई द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो एल्युमिनियम का द्रव्यमान 60 है और मोलर द्रव्यमान यानी एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान का है या परमाणु भार कितना होता है 27 होता है। तो ये आ गया मोलों की संख्या n। अब मोलर ऊष्मा धारिता दी है हमको एल्युमिनियम की 24 जूल पर मोल पर केल्विन। यह ऊष्मा धारिता है। ऊष्मा धारिता प्रत्येक मोल के लिए होती है, 1 मोल के लिए निकाली जाती है प्रति मोल। तो कुल आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी, जितने मोल है उसमें इसका गुणा कर दिया जाए तो आ जाएगा। तो मोल कितने हैं 60/27 मोल है मोलों की संख्या। और इसमें जितनी मोलर धारिता है क्योंकि ये प्रत्येक मोल के लिए है तो जितने मोल हो इसका गुणा कर दिया जाए तो कुल के लिए आ जाएगा। तो कुल के लिए इसको गुणा कर दिया 24 जूल। अब इसके बाद उस टॉप टेम्परेचर में परिवर्तन कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर का गुणा कर दिया। इसको ऐसे समझिए, इसका फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। तो अब देखिए ये डेल्टा टी हमारा केल्विन में रहेगा, लेकिन जब परिवर्तन निकालते हैं तो पहले मान लो 273 जोड़ दें, बाद में 273 दूसरे वाले में जोड़ दें, तो घटाएंगे तो 273 का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जब भी परिवर्तन निकालें तो आप डायरेक्ट निकाल लिए करिए। परिवर्तन निकालेंगे तो यही 20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा और यही 20 डिग्री केल्विन भी आएगा, क्योंकि इधर भी 273 जुड़ेगा, इधर भी 273 सेंटीग्रेड में जुड़ेगा। तो 273 वैसे भी घट के 0 हो जाएगा। तो परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब परिवर्तन निकालना हो, टेम्परेचर का चेंज निकालना हो, तो केल्विन में मत बदलिए, ऐसे डायरेक्ट निकालिए, वही केल्विन होगा। तो देखिए सीधा फार्मूले में रखा है। तो यम की वैल्यू हमको
कितना है, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो जितने मोल हैं उसमें C का गुणा कर दें तो कुल आ जाएगा। यम यहाँ द्रव्यमान है, तो जब इसमें C का गुणा करेंगे मोल में तो कुल खुद ही आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 60/27 गुणे C हमारा 24 है और डेल्टा टी हमारा 20 है। तो ये आ गया 1.067 किलो जूल। अतः कुल ऊष्मा की आवश्यकता कितनी होगी, 1.067 किलो जूल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल जल की बर्फ -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमाने पर एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है हमको। तो इसको ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल बर्फ की -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमाने पर एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कीजिए। तो देखिए पहले तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होगा, वाटर, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड लाना पड़ेगा, वाटर। हम समझते जाइएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाना पड़ेगा। अब जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन जाएगा तो अब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बनाएंगे, आइस। यही क्रम से होता है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बना लेंगे, इस क्रम में होता है। तो पहले देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। जब अवस्था परिवर्तन नहीं होता यानी द्रव अवस्था में पानी है और ठोस अवस्था में हमको ले जाना है। तो द्रव अवस्था में जब तक रहेगा तब तक अवस्था तो बदली नहीं, द्रव ही है, तब तक तापमान बदलेगा, और जब अवस्था बदलेगी तो तापमान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, यानी ये भी द्रव है, ये भी द्रव है। तो टेम्परेचर देखिए बदल गया, यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ये पानी है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है। यहाँ पर देखिए पानी द्रव है, बर्फ ठोस है। तो अब अवस्था बदल गई। जब अवस्था बदली तो देखिए तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ भी है। तो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में हम लोग बदल लिए। तो इसी प्रकार से हम लोगों को करना है। ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसने बदला है। तो कह रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऊष्मा परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा H1। पहले 10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक लाया गया। तो ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी होता है। तो यम हमारा कितना है, 1 मोल है, तो -1 रख दिया। अब ये माइनस कहाँ से आ गया, ये डेल्टा टी जब निकालेंगे हम लोग, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो 0 - 10 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ये टेम्परेचर में परिवर्तन, अंतिम में प्रारंभिक घटेगा तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 0 हो गया, तो परिवर्तन कितना हो गया, 0 - 10, तो -10, इसीलिए माइनस चिन्ह लग गया। तो -mc डेल्टा टी। तो ये m हो गया 1 मोल, c हो गया, c कितना दिया है, hp लिक्विड द्रव के लिए 75.3 गुणे डेल्टा टी हमारा 10 आ गया है, तो 10 का गुणा हो गया। देखिए द्रव के लिए है तो इसलिए लिक्विड लिखा गया है, क्योंकि द्रव जो होगा द्रव अवस्था में तो उसी के लिए वो करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारा डेल्टा H1 आ गया। अब देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बन गई। अब जो है, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ बनाना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बनेगी।
तो 1 मोल H2O लिक्विड द्रव है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आवश्यक ऊष्मा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ, पानी से अब बर्फ जमा रहे हैं, तो डेल्टा H2 क्या हो जाएगा, फ्यूजन वाली, बर्फ बनने वाली। तो ये हमको दिया है, डेल्टा फ्यूजन H, बर्फ बनने वाली, डायरेक्ट दे दिया है। तो -6.03 किलो जूल प्रति मोल हो गया। तो ये आ गया माइनस, किलो जूल को जूल में बदल दिया क्योंकि ये जूल में है, तो 1000 का गुणा किया तो इतना आ गया। अब देखिए, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को अब -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में बदलेंगे। अब देखिए अवस्था नहीं बदल रहा है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, तो अब टेम्परेचर बदल रहा है। तो अब फिर वही लगा देंगे, डेल्टा H3 = mc डेल्टा T। तो यहाँ पर जो है डेल्टा T निकालेंगे तो -10 में -0 घटाएंगे तो -10 डिग्री आएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया। और m हमारा कितना है, 1 मोल है तो 1 है। C कितना है, 36.8 है तो 36.8 लिख दिया। डेल्टा T हमारा -10 है, वो रख दिया, तो आ गया -368 जूल प्रति मोल। अब कुल ऊष्मा परिवर्तन अब -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग चले गए, तो सारी को जोड़ देंगे तो डेल्टा H1 + डेल्टा H2 + डेल्टा H3 जोड़ा तो आ गया -7.151 किलो जूल प्रति मोल। तो यही एंथैल्पी परिवर्तन होगा, -7.151 किलो जूल प्रति मोल। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।